था कि चाइनीज एक्सपर्ट्स का ये दावा है कि उनके वहां स्थानीय तौर पर मैन्युफैक्चर किए गए जितने भी हथियार हैं वो इंपोर्ट किए गए किसी भी हथियार की तुलना में सबसे बेहतर हैं। और इन्हीं एक्सपर्ट्स के मुताबिक चाइना की मिलिट्री भारत की मिलिट्री की तुलना में ज्यादा कैपेबल है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो अभी सीमा पर जो भारत और चीन के बीच तनाव चल रहा है, इस दौरान अधिकतर लोगों के मन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा, और वो ये है कि इंडियन मिलिट्री चाइनीज मिलिट्री की तुलना में कितनी स्ट्रॉन्गर है। और अगर मान लें कि इसी तनाव के बीच कोई युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो इंडियन मिलिट्री के पास क्या ऐसी कैपेबिलिटीज हैं जिसके चलते वो हिमालय के ऊंचाइयों में होने वाले युद्ध में चीनी मिलिट्री को हरा सके। और इसी सवाल से संबंधित इस साल मार्च के महीने में फाइनेंस कैनेडी स्कूल के बेलफेयर सेंटर फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें उन्होंने कई सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के इस बात का जवाब दिया है कि इंडियन मिलिट्री आखिर क्यों चाइनीज मिलिट्री से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, और आखिर कैसे हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर होने वाले युद्ध में इंडियन मिलिट्री आसानी से उस युद्ध को जीतने की कैपेबिलिटी रखती है। और आज के एपिसोड में हम आपको इस रिपोर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। तो वैसे तो इस रिपोर्ट में भारत और चाइना के न्यूक्लियर फोर्सेस, ग्राउंड फोर्सेस और एयर फोर्सेस के बीच एक तरीके से कंपैरिजन किया गया है, लेकिन हम इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं केवल ग्राउंड फोर्सेस और एयर फोर्सेस के बारे में। बाकी अगर आपको ये पूरी रिपोर्ट पढ़नी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दे दिया है। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक कन्वेंशनल फोर्सेस के मामले में भारत की डिफेंस पोजीशन ज्यादा सिक्योर है। इंडियन आर्मी की कन्वेंशनल फोर्सेस दो पार्ट में डिवाइड है, एक ग्राउंड फोर्स, एक एयर स्ट्राइक फोर्स। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सीमावर्ती क्षेत्रों के पास इंडियन आर्मी की टोटल स्ट्राइक फोर्स का जो आकलन किया गया है उसके मुताबिक यहाँ पे करीब 2,25,000 पर्सनल्स मौजूद हैं, जिसमें से लगभग 3,000 पर्सनल्स लद्दाख में तैनात एक T-72 टैंक्स की ब्रिगेड से जुड़े हैं, और जबकि 1000 के आसपास के पर्सनल्स अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल रेजिमेंट के साथ। और इंडियन आर्मी के लिए चीन की सीमावर्ती क्षेत्रों के पास है नॉर्दर्न कमांड में लगभग 34,000 पर्सनल्स, सेंट्रल कमांड में करीब 15,500 पर्सनल्स और ईस्टर्न कमांड में 1,75,500 पर्सनल्स। और सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए इंडियन आर्मी की ग्राउंड और एयर स्ट्राइक फोर्सेस आपस में डिवाइड हैं। और वहीं इंडियन एयरफोर्स के मामले में चाइना को फेस करती हुई तीनों कमांड्स के साथ करीब 270 फाइटर्स और 68 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। और साथ ही इंडियन एयरफोर्स अपने एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स के नेटवर्क को भी एक्सपेंड कर रही है, जिसमें फॉरवर्ड लोकेशंस में छोटे एयरबेसेस आते हैं जो कि एयरक्राफ्ट स्ट्राइक मिशंस में स्टैगिंग ग्राउंड और लॉजिस्टिक हब के तौर पर काम करते हैं। और इस रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से वेस्टर्न एयर कमांड में इंडियन एयरफोर्स के करीब 75 फाइटर्स और 34 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट के साथ साथ चाइनीज तिब्बतन एरियाज के पास 5 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स भी मौजूद हैं। वहीं सेंट्रल एयर कमांड में 94 फाइटर्स और 34 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट और एक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, और ईस्टर्न एयर कमांड में करीब 101 फाइटर्स और 9 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड शामिल हैं। और इस रिपोर्ट में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की जो ये फोर्सेस का जिक्र किया गया है, ये स्थायी रूप से चीन की सीमा के करीब ही तैनात किए गए हैं ताकि उन्हें मोबिलाइज करने में कम से कम समय लगे। और साथ ही चाइना द्वारा बॉर्डर को क्रॉस किए जाने वाले उनके प्रयासों को एडवांस में ही सफलतापूर्वक नाकाम किया जा सके। और वहीं दूसरी तरफ इसकी तुलना में इस रिपोर्ट में चाइना के कन्वेंशनल फोर्सेस के बारे में जो बात की गई है उसके मुताबिक जो चाइनीज ग्राउंड फोर्सेस की संख्या है वो 20,000 से लेकर 2,30,000 तक है, जो कि चाइना की वेस्टर्न थिएटर कमांड, तिब्बत और शिंगजैंग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है। लेकिन इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत की ग्राउंड फोर्सेस के इक्विवेलेंट दिखने के लिए चाइना जो अपनी ग्राउंड फोर्सेस की संख्या दिखा रहा है वो असल में मिसलीडिंग है। और अगर भारत के साथ युद्ध होता भी है तो भी चाइनीज ग्राउंड फोर्सेस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा इस युद्ध के लिए उपलब्ध ही नहीं होगा, क्योंकि या तो इनमें से कई रशियन टास्किंग्स में रिजर्व रहेंगे और जबकि इनमें से कुछ तिब्बत और शिंगजैंग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट्स में होने वाले विद्रोह को काउंटर करने के लिए, और जबकि इनकी अधिकतर ग्राउंड फोर्सेस भारतीय सीमा से आगे एक स्ट्राइकिंग पोजीशन में स्थित है, जहां पे वे सिंगल चाइना डिफेंस मिशन के तहत भारत द्वारा फॉरवर्ड लोकेशंस पर डिप्लॉयड की गई फोर्सेस के साथ इंगेज हैं। और जबकि चाइना की जो नई ज्वाइंट वेस्टर्न थिएटर कमांड है उसमें भी करीब 90,000 से लेकर 1,20,000 के आसपास ट्रूप्स होने का अनुमान है, जो कि 76 और 77th ग्रुप आर्मीज में डिवाइडेड हैं। और इन ग्रुप आर्मीज का जो हेडक्वार्टर है वो वेस्टर्न चाइना के आंतरिक क्षेत्र में है, जिसमें चुंगजिंग और बाओजी जैसे क्षेत्र आते हैं। और जो तिब्बत और शिंगजैंग में अशांति और विद्रोह चल रहा है उसके कारण चाइना की वेस्टर्न थिएटर कमांड्स की ग्राउंड ऑपरेशन अथॉरिटी इन रीजन्स में अपने आप को एक्सटेंड नहीं कर सकती है, और जबकि इसके बजाय चाइना ने एक स्पेशल PLA आर्मी डायरेक्टेड मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट्स को इन रीजन्स में क्रिएट किया है। और तिब्बत वाला रीजन जो कि भारतीय सीमा के सबसे पास है, वहाँ पे PLA ट्रूप्स की संख्या केवल 40,000 है, और जबकि अधिकतर फोर्सेस नॉर्थ ऑफ तिब्बत के शिंगजैंग रीजन में लोकेटेड हैं, जहाँ पे करीब 70,000 के आसपास ट्रूप्स होने का अनुमान है।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए चीन का भारत के साथ कोई मेजर स्टैंड ऑफ या कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फिर चीन को अपनी ग्राउंड फोर्सेस को मोबिलाइज करने के लिए मुख्य रूप से सिंगजेंग वाले एरिया पर निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पर उनकी ट्रूप्स की संख्या सबसे ज्यादा है। और सेकेंडरी वेस्टर्न थिएटर कमांड फोर्सेस से जो कि भारतीय सीमा के पास मौजूद न होकर चाइना के अंदरूनी हिस्से में है, यानी कि चीन को अपने ट्रूप्स को मोबिलाइज करने में काफी ज्यादा समय लग जाएगा। और जबकि इसकी तुलना में जो भारत की कन्वेंशनल फोर्सेस हैं वो पहले से ही अपनी पोजीशन पर एक बड़ी तादाद में तैनात हैं। और इसी तरह चाइनीज एयरफोर्स को भी बॉर्डर रीजन में इंडियन एयरफोर्स के सामने संख्यात्मक असमानता का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जहां एक तरफ इंडियन एयरफोर्स ने अपने एसेट्स को 3 अलग अलग कमांड्स में डिवाइड किया है जो कि अलग अलग तरीके से बॉर्डर को कवर करती है, तो वहीं इसके विपरीत चाइनीज एयरफोर्स के जो एसेट्स हैं वो केवल एक ही वेस्टर्न थिएटर कमांड में आते हैं और चाइना की वेस्टर्न थिएटर कमांड इन सारे रीजनल स्ट्राइक एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करेगी। और इस रिपोर्ट के मुताबिक इसमें चाइना के करीब 157 फाइटर्स और अलग अलग तरह के ड्रोन आर्मरी शामिल है, जिनमें करीब 20 DJI WD-1 के प्रिसीजन स्ट्राइक UAVs, 12 WD-1 ग्राउंड अटैक और रिकॉनेसेंस UAVs, 12 WD-1 प्रिसीजन स्ट्राइक UAVs और 8 EA-03 रिकॉनेसेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर UAVs शामिल हैं। और चाइनीज एयरफोर्स के एसेट्स का भी कुछ हिस्सा रशियन सेंटरिंग मिशन के लिए रिजर्व है। और वहीं अगर आप इसे कंपेयर करेंगे भारत से, तो भारत की ईस्टर्न एयर कमांड अकेले ही चाइना की इस पूरी फोर्स को संभाल सकती है, क्योंकि भारत की ईस्टर्न एयर कमांड में ही करीब 101 के आसपास फाइटर्स हैं। हालांकि भारत में स्ट्राइक मिशंस के लिए चाइना भी 8 एयरबेस और एयरफील्ड्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन इनमें से अधिकतर सिविलियन एयरपोर्ट्स हैं जो कि वॉर टाइम के समय इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और अगर बात करें दोनों देशों के पास मौजूद 4th जनरेशन फाइटर्स की, तो इस रिपोर्ट में चाइना के J-10 फाइटर को टेक्निकली भारत के मिराज 2000 फाइटर से कंपेयर किया गया है। और जो भारत का सुखोई 30 MKI फाइटर है वो चाइना के सभी थिएटर फाइटर्स की तुलना में कहीं ज्यादा सुपीरियर है, जिनमें चाइना के एडिशनल J-11 और Su-27 मॉडल्स भी शामिल हैं। और चाइना 4th जनरेशन के करीब 101 फाइटर्स को होस्ट करता है, लेकिन इनमें से अधिकतर हिस्सा रशियन डिफेंस के लिए रिजर्व है। और जबकि इसके कंपेयर में भारत के पास 122 फाइटर्स हैं। और चूंकि चाइनीज एयरफोर्स के तिब्बत और सिंगजेंग में जो एयर बेसिस हैं वो हाई ऑल्टीट्यूड पर होने की वजह से चाइनीज एयरफोर्स के लिए कई तरह की लिमिटेशंस भी पैदा करते हैं, जैसे कि यहाँ के डिफिकल्ट ज्योग्राफिक और वेदर कंडीशंस के कारण जो चाइनीज फाइटर्स हैं वो लिमिटेड अमाउंट में ही पेलोड और फ्यूल को कैरी कर सकते हैं। और अगर उन्हें अपनी स्ट्राइक कैपेसिटी बढ़ानी है तो फिर चाइनीज फोर्सेस को इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ेगी। और जबकि इंडियन एयरफोर्स के एयर बेसिस ऐसी जगह पर है जहाँ पे वे बिना किसी ज्योग्राफिक या वेदर कंडीशन से इफेक्ट हुए बिना अपने मैक्सिमम पेलोड और मैक्सिमम फ्यूल कैपेबिलिटीज के साथ लॉन्च किए जा सकते हैं। और भारत के साथ लगी सीमा के पास मौजूद चाइनीज एयरफोर्स की जो सबसे महत्वपूर्ण फॉरवर्ड एयर बेसिस और एयरफील्ड्स हैं वो मुख्य रूप से होटान, ल्हासा, नगारीगंसा और जिगेस में मौजूद हैं। और इनमें से हर एक के पास चाइनीज एयरफोर्स की एक टुकड़ी रहती है, क्योंकि भारत के कश्मीर, नॉर्दर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में टारगेट करने के लिए सबसे पास की फैसिलिटीज हैं। लेकिन इसका सबसे नेगेटिव पॉइंट यह है कि भारत के ऑफेंसिव ऑपरेशन के लिए यही सबसे ज्यादा कमजोर कड़ी भी है, क्योंकि जो नगारीगंसा और जाइजेंग वाला एरिया है वहाँ पे एयरक्राफ्ट के लिए कोई भी हार्डन शेल्टर्स या ब्लास्ट फैंस मौजूद नहीं है, यानी कि वहाँ पे चाइनीज एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट ओपन में रहते हैं। हालांकि जो ल्हासा वाला एरिया है वहाँ पे अभी हाल ही में एक हार्डन शेल्टर्स को बनाया गया है जो कि करीब 36 के आसपास एयरक्राफ्ट को प्रोटेक्ट कर सकता है। और वहीं होटान में केवल 2 ही एयरक्राफ्ट के लिए शेल्टर्स मौजूद हैं। हालांकि यहाँ पे जो इसकी कैपेसिटी है वो अननोन है, यानी कि किसी बड़े विवाद में अगर भारत खुद से पहले पहल कर देता है तो फिर चाइना के जो एयरबेसेस हैं ये बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। और ऐसा करने के बाद इंडियन एयरफोर्स को चाइनीज एयरफोर्स के ऊपर एक एयर सुपीरियरिटी मिल जाएगी, क्योंकि फिर चाइनीज एयरफोर्स को मुख्य रूप से अपने रियर एरिया के बेसिस पर निर्भर रहना पड़ेगा, जिसमें प्रॉब्लम आएगी लिमिटेड फ्यूल और पेलोड की, क्योंकि वो हाई ऑल्टीट्यूड रीजन पे हैं। और इसलिए अगर इन सब बातों को कंसीडर किया जाए तो हिमालय रीजन में इंडियन मिलिट्री चाइनीज मिलिट्री से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और किसी भी तरह के युद्ध जीतने के लिए कैपेबल है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।